गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप सब बढ़िया हैं, एकदम फिट एंड फाइन है, राइट। तो आज की क्लास पे बेसिकली जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि हम आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ेंगे, तो आज हम आईपी एड्रेस कंप्लीट करेंगे और उसके साथ कोई छोटा मोटा टॉपिक और कर लेंगे, राइट। तो चलिए प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईपी एड्रेस एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें समझ में आना, बिकॉज हर चीज आईपी एड्रेस या मैं कहूँ कि वर्चुअल नेटवर्क या फिर किसी भी तरह के एक नेटवर्क के ऊपर टिकी हुई है। हम लोग जो हाइपर वी कर रहे हैं वहां पे भी नेटवर्क की जरूरत है। कोई भी एक्चुअल फिजिकल कम्युनिकेशन हो उसमें भी हमें नेटवर्क की जरूरत है, और नेटवर्क पे पहचान बनाने के लिए हमें चाहिए होता है आईपी एड्रेस। सबसे पहले आईपी एड्रेस क्या है? एक यूनिक आइडेंटिफायर है। जब भी आप नेटवर्क के ऊपर होते हैं, जब भी आप एक नेटवर्क के ऊपर होते हैं, आप बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्ट करते हैं। अब हर कंप्यूटर को एक पहचान देनी बहुत जरूरी है, राइट। तो आईपी एड्रेस उसे वो पहचान देता है। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस कंप्यूटर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। आईपी एड्रेस की मदद से कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अभी जो आईपी एड्रेस होते हैं ना, ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा आईपी वर्जन 4 और एक होता है आईपी वर्जन 6। इसके डिफरेंस के बारे में करेंगे बात फिर कभी, लेकिन जो मोटा मोटा डिफरेंस है वो ये है कि जो आईपी वर्जन 4 है वो 32 बिट्स का होता है, और जो आईपी वर्जन 6 है वो 128 बिट्स का होता है, राइट। अब आईपी वर्जन 4 में 32 बिट्स हैं, ये तो आपने समझ लिए, लेकिन ये एक्चुअली बनाए कैसे जाते हैं, लिखे कैसे जाते हैं, एंटर कैसे किए जाते हैं? तो देखिए, जब ये 32 बिट्स हम लिखते हैं ना, तो इनको हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टेट, ठीक है। हम ये आईपी एड्रेसेस जो 32 बिट्स के हैं, इसको जब हम लिखते हैं तो इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। चलिए इसको पेंट पे ना साथ साथ में थोड़ा सा ड्रॉ करते रहते हैं, तो थोड़ा सा एक आइडिया लगता रहेगा हमें। जैसे अगर मैं हमारे 32 बिट आईपी एड्रेस की बात करूं, तो हर एक पार्ट के अंदर मेरे पास 8 डिविजन्स हो जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद डॉट आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन डॉट, ठीक है। तो ये हो गए मेरे 32 बिट्स। कितने हो गए मेरे? 32 बिट्स। 32 बिट्स को मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हर एक पार्ट को मैं क्या कहूंगा? हर एक पार्ट को मैं कहूंगा ऑक्टेट। दैट मीन्स मेरे 32 बिट्स में कितने ऑक्टेट्स होते हैं? 32 बिट्स में हमारे पास होते हैं 4 ऑक्टेट्स, ठीक है। और हर एक ऑक्टेट में मैं 8 8 बिट लिख सकता हूं, राइट। तो ये है हमारी रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से जो है, जो आईपी एड्रेस है वो हमने समझने हैं। हर एक जो ऑक्टेट है उसके अंदर 8 बिट एंटर हो सकते हैं। 8 बिट्स मैं यहां लिख भी देता हूं, 8 बिट। इसमें भी 8 हो जाएगा, इसमें भी 8, इसमें भी 8, टोटल 32। फाइन। अब वही यहां पे बताया हुआ है कि 8 बिट इज इक्वल टू 1 ऑक्टेट, राइट। तो रिप्रेजेंटेशन वही रहेगी। लेकिन जब आईपी एड्रेस हम लोग कंप्यूटर्स को देते हैं ना, उसके भी दो तरीके हैं। एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। स्टैटिक का मतलब होता है मैनुअल। अगर आप कुछ भी चीज मैनुअली असाइन करते हो, खुद लिख कर आईपी एड्रेस अगर देते हो वहां पे किसी भी मशीन पे, उसको मैनुअल या स्टैटिक आईपी एड्रेसिंग असाइनिंग बोलते हैं। और जो डायनेमिक होता है, ये हमें किससे मिलेगा? जो हमने पढ़ रखा है डीएचसीपी के थ्रू। डीएचसीपी के थ्रू कंप्यूटर्स को डायनेमिकली ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड वे हमारा आईपी एड्रेस असाइन करने का। सिंपल, क्लियर। अब ये आईपी एड्रेस की देखरेख कौन करता है? मतलब किसकी जिम्मेदारी बनती है ये कि हम लोग आईपी एड्रेस को सही जगह पे और कहाँ कहाँ हमारा आईपी एड्रेस गया है, इस चीज का ध्यान रखें। हमें हमारे पास भी रिकॉर्ड होना चाहिए ना एक, कि सपोज करो आईपी एड्रेस मैंने बनाए, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको यूज करो, तो मेरे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि कौन सा बंदा कौन सा आईपी एड्रेस यूज कर रहा है।
तो ऐसे ही आईपी एड्रेस को कौन हैंडल करता है? ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। अब सबसे पहले ICANN इसको हैंडल करती थी, ये टॉप अथॉरिटी थी, ठीक है। उसके बाद जरूरतें बढ़ती गई, नंबर्स बढ़ते गए, लोग बढ़ते गए, आईपी एड्रेस भी बढ़ते गए, ठीक है। उसके बाद इसने एक सब ऑर्गेनाइजेशन बना दी, IANA, जिसको बोलते हैं इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। अब जो IANA है ना, वो ICANN के नीचे काम करती है। अब जो आईपी एड्रेस हैंडल करती है वो IANA करती है, लेकिन जो ICANN है वो ऊपर बैठी देख रही है कि IANA सही तरह से काम कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। तो दो अथॉरिटीज हैं, ICANN और IANA, ठीक है। इसको कई लोग आईना भी बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले ICANN ने देख रेख शुरू की, उसके बाद इन्होंने आईना पे बोल दिया कि अब आप लोग इसको हैंडल करो। तो आईना के पास सारी इंफॉर्मेशन है, कौन सा आईपी कौन सा बंदा यूज कर रहा है, राइट। अभी जो आईपी एड्रेस है, यहाँ पे जो नंबर्स हैं, हम तो नंबर्स ही डालेंगे ना यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे बाइनरी लैंग्वेज नहीं समझते, हम तो यहाँ पे डेसिमल लैंग्वेज समझते हैं। तो हम अपने आईपी एड्रेसेस में हर एक ऑक्टेट के अंदर 0 से 255 तक नंबर्स ही एंटर कर सकते हैं, हर एक ऑक्टेट में, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। ना मैं 256 एंटर कर पाऊंगा, ना मैं 257 एंटर कर पाऊंगा। हालांकि जैसे ही मैं एंटर करने की कोशिश भी करूंगा ना, मुझे मना कर देगा, ठीक है ना, राइट। ऐसा क्यों होता है, ऐसा रीजन क्या है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर एक ऑक्टेट में 8 बिट्स असाइन हो सकती है, ठीक है ना। अब अगर मैं 0 को बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं, तो सारे के सारे जो हमारी वैल्यूज है वो 0 ही आएंगी। और अगर मैं 255 को बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं, तो मेरे पास क्या आएंगे? 8 वंस। वन आंसर आएगा 8 बार लिखा हुआ, ठीक है ना। तो अगर मैंने 8 बार वन लिख ही दिया, तो मेरा तो ऑक्टेट फुल हो गया। और बाइनरी का मतलब क्या होता है? जीरोस एंड वंस, यही होता है ना बाइनरी। या उसको जीरो समझ में आता है या वन समझ में आता है, ठीक है ना। तो अगर मैं 255 की बात करूं, तो 255 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं, आप इंटरनेट पे भी करके देख सकते हो, गूगल पे कर लो, खुद से कर लो अगर कैलकुलेशन आती है तो आपको 8 टाइम्स 1 लिखा आएगा। और अगर 8 टाइम्स 1 लिखा आ गया, तो भाई साहब वैसे ही आपका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके ऊपर एंटर ही नहीं हो सकता नंबर। तो यही रीजन है कि हम सिर्फ 0 से 255 तक ही एंटर कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग नहीं जा सकते, ठीक है। अब आईपी एड्रेस क्या होता था कि हम लोग जब बना ना आईपी एड्रेस, तो सबको बांटना शुरू किया पब्लिक में, तो रिकॉर्ड रखने बड़े मुश्किल हो गए, कैटेगराइजेशन बड़ी मुश्किल हो गई। ये मुश्किल हो गया डिसाइड करना कि भाई एक आईपी एड्रेस एक इंडिविजुअल को जा रहा है या एक ऑर्गेनाइजेशन को जा रहा है, और अगर जा भी रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन को, तो कितने आईपी एड्रेस जा रहे हैं। तो आईपी एड्रेस की कैटेगराइजेशन बहुत जरूरी थी, इसीलिए आईपी एड्रेस को 5 क्लासेस में कैटेगराइज कर दिया गया। 5 क्लासेस के अंदर आपने सुना होगा इसके बारे में जरूर, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी, ऐसा कुछ सुना होगा आपने, राइट। तो यहाँ पे बहुत ही समझदारी से ये सारी चीजें बनाई गई हैं, बहुत ही समझदारी से। इसकी समझदारी कितनी अच्छी है मैं आपको आगे भी बताऊंगा, राइट। सबसे पहले उन्होंने बोला कि हम ना एक क्लास ए बनाएंगे, और क्लास ए हम हमेशा लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को देंगे, ठीक है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज्यादा होंगे। तो हमारे पास 4 ऑक्टेट्स होते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पहला ऑक्टेट था वो एज अ नेटवर्क डिक्लेयर कर दिया, और जो बाकी के 3 ऑक्टेट थे वो एज अ होस्ट डिक्लेयर कर दिए। इसका क्या मतलब होता है कि आप एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल होस्ट डाल सकते हो, मल्टीपल होस्ट कम्युनिकेट कर सकते हो। हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा 192.168.1 का नेटवर्क है, इसके अंदर हम 254 एंट्रीज कर सकते हैं। वो क्या है बेसिकली? वो नंबर ऑफ होस्ट है। हम लोग अपने नेटवर्क को कांस्टेंट रख के, स्टेबल रख के, अपने नंबर ऑफ होस्ट को बढ़ा सकते हैं। तो क्लास ए ने क्या बोला कि जो पहला ऑक्टेट है, आप उसको बकायदा एज अ नेटवर्क यूज करो, बाकी के 3 आप होस्ट यूज करो। ऐसा क्यों? बिकॉज लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में यूजर भी तो ज्यादा होंगे,
कई में 1000 होंगे, 2000 होंगे, 10,000 होंगे, कितने ही ज्यादा हो सकते हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में गूगल, विप्रो जैसी अगर बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई, ठीक है ना, यूट्यूब जैसी कंपनीज आ गई, तब क्या होगा, राइट। तो इसीलिए लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो पहला ऑक्टेट होगा उसको हम स्टेबल कर देंगे। और अगर कोई इसको स्टेबल करता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लास ए में मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 लिख दिया, उसके बाद की जो भी वैल्यूज हैं ये एज अ होस्ट है। अगर 10 स्टेबल है तो यहाँ पे जितने मर्जी आप आईपी एड्रेस डाल लो, आपस में कम्युनिकेशन होती रहेगी। तो इसलिए पहला ऑक्टेट एज अ नेटवर्क, बाकी सारे होस्ट। फिर आ गया क्लास बी। क्लास बी हमने दे दी मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस को, जहां पे होस्ट हमने कम कर दिए। हमने बोला कि पहले जो दो हमारे ऑक्टेट्स है उनको आप नेटवर्क डिक्लेयर कर दो, बाकी के जो दो हमारे पास ऑक्टेट्स है उन्हें होस्ट कर दो। आप देख सकते हो यहाँ पे होस्ट कम हो गया, क्यों? क्योंकि मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है क्लास सी की। क्लास सी उन्होंने बोला स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर इंडिविजुअल्स को दे दो, घरों में दे दो, ठीक है ना, स्मॉल या फिर इंडिविजुअल्स को दे दो। अब इसमें इन्होंने नेटवर्क्स बढ़ा दिए और होस्ट कम कर दिया। ये पता है क्यों हो रहा है ये सारा कुछ? आईपी एड्रेस की वेस्टेज को रोकने के लिए। क्योंकि आप खुद देखो कि अगर मैं क्लास ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को दे देता, तो मेरे पास सपोज करो यूजर ही 200 यूजर होते हैं मेरे पास, तो बाकी के होस्ट, बाकी का आईपी सारा वेस्ट था, बाकी के सारे आईपी एड्रेसेस वेस्ट थे, ठीक है ना, कोई यूज ही नहीं था उसका। तो आईपी एड्रेस की वेस्टेज को रोकने के लिए ये चीज बनाई गई। तो क्लास सी में हमने 3 नेटवर्क डाल दिए और एक होस्ट डाल दिया, क्योंकि हमें पता है कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में लोग भी कम होंगे, राइट। फिर बारी आई क्लास डी की, जो कि डिसाइड किया गया कि हम लोग किसी को नहीं बांटेंगे। दिस इज फॉर मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग का मतलब होता है वन टॉकिंग टू अ स्पेसिफिक ग्रुप। जैसे 3 टाइप की कास्टिंग होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यूनिकास्ट, देन मल्टीकास्ट, देन ब्रॉडकास्ट। अगर हम 1 टू 1 कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं यूनिकास्ट, ठीक है। ब्रॉडकास्ट होता है 1 टू मेनी, लेकिन मल्टीकास्ट होता है वन टॉकिंग विद अ स्पेसिफिक ग्रुप। मैं हमेशा से एक एग्जांपल देता आया हूं कि सपोज करो कि आपके पास व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारे लोग हैं, 500 कांटेक्ट है, 1000 कांटेक्ट है आपके पास, लेकिन आपने ना एक अलग ही ग्रुप बनाया हुआ है, अपने बेस्ट फ्रेंड्स का एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है। आपको कोई भी जोक आता है आप उसके अंदर शेयर करते हो, ना कि उन 500 लोगों के साथ। आपको कोई भी एक नई इंफॉर्मेशन मिलती है आप उसके अंदर शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ, ठीक है ना। आप लोग वो 500 लोगों को नहीं बताते, हालांकि अगर उनको भी बता सकते हो, पर आप बताते नहीं हो। तो जब हम किसी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ बात करते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टीकास्ट। जैसे मैं आप लोगों को ये क्लास दे रहा हूं, आप लोग एमसीएसए के स्टूडेंट हो, ठीक है ना, विंडोज सर्वर्स पढ़ रहे हो, तो सिर्फ आप ही के लिए ये चीज, दैट इज मल्टीकास्ट, ठीक है। एंड क्लास ई जो है वो बन गई एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च के लिए, कि मुझे अगर किसी भी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट या रिसर्च प्रोग्राम के लिए आईपी एड्रेस देना है तो वो मैं क्लास ई में से दूंगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि नाम से ही हमने क्लासेस बना दी, इस क्लासेस बनाने के पीछे जो इसका जो तोड़ था, ये कैसे बनी है क्लासेस, वो भी बहुत ही सोच समझ के बनाया गया। इनकी जो आईपी एड्रेस रेंजेस होती हैं बहुत ही सोच समझ के बनाई गई है, राइट। ये देखिए, हमें पता है कि 0 से लेकर 255 तक एंट्रीज हो सकती हैं हमारे हर एक ऑक्टेट में, राइट। तो इसीलिए हमने कुछ डिवीजन भी इसी तरह से की कि हर एक जो क्लास है वो अच्छे से रच जाए, किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं जो क्लास ए है वो 1 से लेकर 126 तक बनाई गई, मतलब 1.0.0.0 से लेकर 126.255.255.255 तक चारों ऑक्टेट भरने हैं ना, और हर एक ऑक्टेट में मैक्सिमम नंबर कितना होगा? 255, ठीक है ना। तो इस तरह से ये रेंज डिसाइड हुई। इसके अंदर कोई भी आईपी आ जाए वो क्लास ए को रिप्रेजेंट करेगा।
क्लास बी में 128 से 191 तक। अभी 127 में खा गया बीच में से, क्योंकि बताऊंगा क्यों मैंने यहाँ पे मिस किया 127। ठीक है, तो क्लास बी में 128 से 191 तक। तो आप देखिए 128.0.0.0 से लेकर 191.255.255.255। ठीक है, क्लास सी में 192 से लेकर 223 तक। सो 192.0.0.0 से लेकर 223.255.255.255। बढ़िया हो गया ना। तो हम अभी तक 223 तक कैप्चर कर चुके हैं। मतलब आप 1 से लेकर 223 तक आईपी एड्रेसेस अपने कंप्यूटर्स में दे सकते हो। ठीक है ना, 223 तक। लेकिन 224 नहीं दे पाओगे। सो 224 से लेकर 239 तक हमारी जो रेंज है वो क्लास डी के लिए, मल्टीकास्टिंग के लिए यूज हुई। 224.0.0.0 से लेकर 239.255 255 255। एंड फाइनली क्लास ई 240 से 254 तक, राइट। सो 240.0.0.0 से लेकर 254.255.255.255। ठीक है, यहाँ पे हमने 0 को मिस किया, यहाँ पे हमने 127 को मिस किया, यहाँ पे हमने 255 को मिस किया, कुछ चीजें हमने छोड़ दी बीच में। वो क्यों छोड़ी है उसका मैं बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर जो क्लास ए बी सी डी ई है ये इस तरह से डिफाइन हुई, और अभी किसी ने भी प्राइवेट और पब्लिक आईपी की बात नहीं की है यहाँ पे, वो अभी भी आएंगे। यहां पर ये देखा गया कि अगर हम इस तरह से आईपी एड्रेस देते हैं तो हमारी काफी जो है वो आईपी एड्रेस है वो काफी अच्छे तरह से सेव हो रहे थे। ठीक है ना, काफी अच्छे तरह से हमारे आईपी एड्रेस सेव हो रहे थे। लेकिन गाइस आपको पता है पब्लिक बढ़ती है, दुनिया बढ़ती है, कंप्यूटर्स बढ़ेंगे तो आईपी एड्रेसेस भी बढ़ेंगे। समझ रहे हो ना, अगर लोग बढ़ेंगे तो यूनिट्स भी बढ़ेंगे, कंप्यूटर्स यूज करने शुरू करेंगे, टेक्नोलॉजी यूज होगी, नेटवर्क बड़ा होगा तो आईपी एड्रेस भी बड़े होंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए यहां पर भी इन्होंने फील किया कि नियर फ्यूचर के अंदर हमारे पास जो आईपी एड्रेस हैं वो वेस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब वो खत्म होने स्टार्ट हो, आईपी एग्जॉशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसी लिए उस वजह से यहाँ पे इन्होंने एक प्लान बनाया। वो प्लान ये था कि हम लोग दो तरह के आईपी एड्रेस डिफाइन करेंगे, पब्लिक और प्राइवेट। आपके जो भी क्वेश्चन है चैट में मैं उसके सबके आंसर दूंगा। ठीक है, लेकिन जरा इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। इन्होंने जो डिसीजन लिया हम लोग उसको देखते हैं। डिसीजन क्या था कि पब्लिक और प्राइवेट आईपी बना दो, इससे आईपी एग्जॉशन बहुत बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, हद से ज्यादा कम हो जाएगी। तो ठीक है, बना दिया इन्होंने। इन्होंने क्या बोला कि हम लोग दो तरह के आईपी बनाएंगे, एक होगा पब्लिक और एक होगा प्राइवेट। ठीक है ना, पब्लिक आईपी वो आईपी होंगे जो इंटरनेट पे राउटेबल होंगे, जिसको हम इंटरनेट पे चला सकते हैं, जो इंटरनेट पे काम करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं प्राइवेट आईपी की, वो ऐसे आईपी होंगे जो इंटरनेट पे काम नहीं कर पाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ, आपका प्राइवेट आईपी सेम हो सकता है मेरे वाले प्राइवेट आईपी से, आपका अपना घर है, आपका अपना नेटवर्क है, मेरा अपना नेटवर्क है। तो प्राइवेट आईपी की दिक्कत ही नहीं है, वो कभी कोलाइड करेंगे ही नहीं, अगर क्योंकि वो इंटरनेट पे राउटेबल ही नहीं है, इंटरनेट पे एक्सेसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो ना, आप अपने घर पे बैठे हो, मैं अपने घर पे बैठा हूं, हमारी कम्युनिकेशन कैसे होगी, पब्लिक आईपी से। क्यों, क्योंकि वही चलते हैं इंटरनेट पे। हमारे पब्लिक आईपी नहीं सेम होने चाहिए, प्राइवेट हो सकते हैं, प्राइवेट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि वो तो इंटरनेट पे चलते ही नहीं है। ओके, तो इन्होंने दो तरह के आईपी एड्रेस बना दिए, पब्लिक और प्राइवेट। अब पब्लिक और प्राइवेट कैसे बनाए, इन्होंने जो हमारी एग्जिस्टिंग रेंज थी उसी में से कुछ कुछ पोर्शन निकाल दिया एज अ प्राइवेट आईपी। हम लोग क्लास सी तक आईपी एड्रेस दे सकते थे, राइट। इन्होंने क्या बोला, हमें पता है कि जो पब्लिक आईपी की सीरीज है वो 1 से लेकर 126 तक है। तो इन्होंने क्या किया, 1 से लेकर 126 तक सारे पब्लिक आईपी रहने दिए, लेकिन
बीच में जो 10 की रेंज थी ना, वो इन्होंने डिक्लेयर कर दी एज अ प्राइवेट आईपी। मतलब अगर आप 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255 तक अगर आप आईपी एड्रेस देते हो तो वो प्राइवेट माना जाएगा, वो इंटरनेट पे नहीं चलेगा। ठीक है। सिमिलरली क्लास बी आई, क्लास बी में हमें पता है 128 से 191 तक हमारे पास रेंज है, तो प्राइवेट आईपी जो है उसमें से निकाल दिया गया 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255। आपको बस ना थोड़ा सा यहाँ पे कष्ट करना पड़ेगा, आपको सिर्फ इनको याद करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ही है। ठीक है। फिर क्लास सी की बारी आई, 192 से 223 तक हमारे पास पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255 तक आप लोग आ गए। इसको आपने ले दिया एज अ प्राइवेट आईपी एड्रेस, ये प्राइवेट की रेंज हो गई। आपने देखा होगा आपके घरों में जो आईपी एड्रेस मिलता है 192 की रेंज में, वो इसी रेंज का होगा, 192.168 वाली रेंज का ही होगा। ठीक है ना। अब मैंने आपको ये बोला था कि आप क्लास डी को यूज नहीं कर सकते, उसका जरा एक सैंपल देख लो। यहाँ पे मेरे पास मेरी मशीन है, मैं हाइपर भी ओपन करता हूँ, और कोई भी एक मशीन ले लेते हैं हम लोग, जैसे विंडोज 10 लेनी है विंडोज 10 ले लो, सर्वर लेना है कोई भी लाइक आप एडिशन ले लो। अब यहाँ पे चलिए मैं विंडोज 10 ले लेता हूँ, विंडोज 10 में मैं ये जो चेक पॉइंट है इसको अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे जरा आईपी एड्रेस डाल के देखते हैं हम लोग। इसको मैंने यहाँ पे ऐसे स्टार्ट कर दिया, और जरा आईपी एड्रेस डाल के देखते हैं इसके अंदर हम लोग। तो ये वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो गई मेरी। ठीक है, चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं। विंडोज 10 के ऊपर विंडोज 10। चलिए पासवर्ड एंटर करते हैं इसका जो भी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे चलिए आईपी एड्रेस देने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे जो ncpa.cpl पे जाऊंगा, यहाँ पे जब मैं आईपी एड्रेस देने चाहूंगा तो मैं 224 एंटर करने की कोशिश करूंगा। जैसे इसको डिलीट कर दिया मैंने, इसको भी डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा 224 दबाने की। जैसे ही 4 प्रेस करूंगा यहाँ पे मेरे पास एक एंट्री आ जाएगी, मतलब एरर आ जाएगा कि 224 इज नॉट अ वैलिड एंट्री, प्लीज स्पेसिफाई अ वैल्यू बिटवीन 1 एंड 223। तो मेरे पास जो अवेलेबिलिटी है एंटर करने की वो 1 से 223 ही है, मतलब 1 से 223 ही है, दैट्स इट, उससे ऊपर मैं नहीं कर सकता। अगर कोई भी ले लो, जैसे मैं यहाँ पे 224 ही क्या, इवन मैं यहाँ पे अगर मैं 230 करता हूँ तो वो मैं बोला 230 इज नॉट अ वैलिड एंट्री, 223 तक सब चलेगा। क्यों? क्योंकि वो क्लास सी तक बिलोंग करता है। उसके बाद आ जाएगा क्लास डी मल्टीकास्टिंग के लिए, और क्लास ई एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो ये चीज मैंने आपको दिखानी थी कि ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ओके, चलिए आपके बाकी क्वेश्चंस जो है उसका मैं जवाब दे देता हूँ कि जो चीजें हम बीच में से खा गए थे उनका क्या मतलब है। ये देखिए, ये एक्सेप्शंस है, इसको एक्सेप्शंस बोलते हैं। जो जीरो होता है ना, जीरो, वो हमारा नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम जीरो को कभी भी यूज नहीं करते। राइट, तो जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है? होस्ट्स इन द नेटवर्क, या फिर ये आपके नेटवर्क के बारे में बताता है, इट एक्ट्स एज अ नेटवर्क आईडी। तो जीरो को भूल जाओ। 255 मैंने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होता है। 127 यूज होता है लूप बैक के लिए। लूप बैक का क्या मतलब होता है? देखो, लूप बैक का मतलब होता है कि अगर आप, लेट्स से आपके पास दो कंप्यूटर्स है, ये एक कंप्यूटर हो गया आपके पास,
ये दूसरा कंप्यूटर हो गया आपके पास। आपने बीच में लैन से कनेक्टिविटी बना दी है, जैसे मर्जी बना दी, वाईफाई लैन जो भी लगाना लगा दो आप। आपने बड़ा अच्छा आईपी एड्रेस दिया हुआ है इसको, लेट्स से 192.168.1.4। इसको आपने आईपी एड्रेस दिया हुआ है 192.168.1.5। ठीक है ना। अब आईपी एड्रेस दिया है, कम्युनिकेशन फिर नहीं हो रही, क्या दिक्कत है पता नहीं, है ना। हमने फायरवॉल्स ऑफ कर दी, सब कुछ ऑफ कर दिया, सब कुछ चेक कर लिया, पर कम्युनिकेशन नहीं हो रही। हमने सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन ये नहीं हमने चेक किया कि क्या पता मेरा ही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड खराब हो, मेरे एनआईसी में प्रॉब्लम हो सकता है ना कि नहीं, मेरे एनआईसी में प्रॉब्लम हो। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपके एनआईसी में प्रॉब्लम है? क्या आप मदरबोर्ड से एनआईसी उखाड़ के देखोगे? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए लूप बैक एड्रेस बना। लूप बैक एड्रेस का मतलब है कि इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद योर ओन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड टू चेक दैट वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। अगर मुझे खुद से रिप्लाई आ रहा है, अपने ही नेटवर्क से अगर मैं कम्युनिकेट करता हूं, मुझे रिप्लाई आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लूप बैक। इसको चेक करने के लिए जैसे मैं इसी अपने विंडोज 10 मशीन पे चले जाता हूँ। ये जो मेरी विंडोज 10 यहाँ पे ओपन है, कहीं पर भी चले जाओ आप, बस अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, यहाँ पे पावर शेल या कमांड प्रॉम्प्ट जो भी आपने ओपन करना है यहाँ पे ओपन करो। लेट्स राइट डाउन पिंग 127.0.0.1। आपको पता है 127 को लोकल होस्ट भी बोला जाता है। लोकल होस्ट को क्यों बोला जाता है लोकल होस्ट? वो इसलिए बोला जाता है, वो आप अपने खुद की बात कर रहे हो, अपने अपने सिस्टम की बात कर रहे हो आप। तो जब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, अगर मुझे रिप्लाई आ रहा है, दैट मीन्स मेरा नेटवर्क कार्ड एकदम बढ़िया चल रहा है, प्रॉब्लम ही नहीं है। आई कैन कम्युनिकेट विद माई ओन नेटवर्क कार्ड। ठीक है। सो लूप बैक एड्रेस यहाँ पे इसलिए यूज होता है। ओके। एंड रही बात हमारे एक और एक्सेप्शन की, जो कि रेंजेस के बीच में ही चला गया, वो है हमारा अपीपा एड्रेस। अपीपा का क्या मतलब होता है? ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। ठीक है। जब भी आप ऑटोमेटिकली आईपी एक्सेप्ट करने की कोशिश करोगे और आपको आईपी की जगह कुछ ऐसा मिल जाता है 169.254.x.x। x का मतलब है 0 से लेकर 255 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है यहाँ पे। हमें सिर्फ ये देखना 169.254। अगर ये आ गया ना, तो बस समझ लो कि आपको अपीपा मिला है। अपीपा का मतलब क्या होता है? जब आपने आईपी एड्रेस ऑब्टेन करने की कोशिश की पर आपको मिला नहीं, और ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपको नहीं मिला, तब जाके आप अपनी ट्रबल शूटिंग स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा देखो, मेरे पास विंडोज 10 के ऊपर अभी इस टाइम पे, विंडोज 10 के ऊपर मेरे पास कोई भी डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। और अगर इस टाइम पे मैं आईपी एड्रेस लेने की कोशिश करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? अपीपा। चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ncpa.cpl ओपन किया। ये जो आईपी एड्रेस है, इसको मैंने मैनुअली इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ, मैं ऑटोमेटिक कर देता हूँ। ये देखो, मैंने ऑटोमेटिक कर दिया। ओके पे क्लिक किया, अगेन ओके पे क्लिक किया। क्या लिखा आ रहा है? आइडेंटिफाइंग। सर्च कर रहा है, कर ही जाने दो इसको सर्च, जितना कर सकते हैं करने दो। एक टाइम पे आके भाई साहब रुक जाएगा ये। ठीक है। और जब ये रुक जाएगा, तब हम देखेंगे कि इसको क्या आईपी मिला हुआ है। तो आप आईपी कॉन्फ़िग की कमांड भी चला सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर। आप यहां पर भी स्टेटस चेक कर सकते हो। तो अगर मैंने इस पर राइट क्लिक किया, स्टेटस पे क्लिक किया, और यहाँ पे अगर मैं डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मुझे आईपी एड्रेस क्या मिला हुआ है। 169.254 आ गया ना, मतलब मुझे अपीपा मिला। मतलब मेरे डीएचसीपी सर्वर में ना कुछ गड़बड़ है, या तो वो है नहीं, और अगर है तो या तो उसके पास जो कलेक्शन ऑफ आईपी एड्रेस, पूल ऑफ आईपी एड्रेस है, वो खत्म हो गया है, या फिर कोई और दिक्कत है कि मेरे तक डीएचसीपी नहीं पहुंच पा रहा। क्या इशू हो सकता है? क्या मुझे ब्लॉक फिल्टर में तो नहीं डाला गया, डिनाई फिल्टर में तो नहीं डाला गया? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। क्या पता डीएचसीपी सर्वर ही हैंग कर गया हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो आपको इस टाइम पे ट्रबल शूटिंग करनी है डीएचसीपी सर्वर की। ठीक है ना। आपको ये पता लगाना है कि क्यों आपको ऑटोमेटिक आईपी नहीं मिल पा रहा। तो मैंने बताया बहुत ही सोच के समझदारी से हर चीज बनाई गई है,
तो ये जो रेंज है ये इसीलिए बनाई गई ताकि आपको पता लग सके कि आपके डीएचसीपी में गड़बड़ है। नहीं तो आपको कभी पता ही नहीं लग पाता कि आपके डीएचसीपी में गड़बड़ है। ठीक है ना? तो ये है हमारा आईपी एड्रेसिंग।